आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन इन पाइथन। आज का टॉपिक क्या है? फंक्शन इन पाइथन। सबसे पहली बात यह है कि हम पाइथन के अंदर में फंक्शन क्यों पढ़ें, तो इसके बारे में कहना है। नॉर्मली वी राइट कंप्लीट कोड इन वन फाइल विदाउट डिवाइडिंग इट इनटू सेगमेंट्स और सब सेगमेंट्स, इवन इफ देयर आर more than one sub tasks are available in that code। कहने का मतलब है कि सामान्य तौर पर हम पूरा का पूरा कोड जो होता है किसी प्रोग्राम का, उसको इकट्ठे एक ही फाइल के अंदर में लिखते हैं, उसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। होता यह है कि एक टास्क के अंदर में कई सब टास्क होते हैं, और बेहतर प्रोग्रामिंग का तरीका ये है कि अगर उसके अंदर में कई सारे सब टास्क हैं तो उन सब टास्क को आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग अलग कोडिंग की जाए और बाद में उन सबको एक साथ इकट्ठे जोड़ दिया जाए। इसका फायदा क्या होगा? अगर हम फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम नहीं लिख के सब टास्क को आइडेंटिफाई करके उसे ब्रेक करके प्रोग्राम्स को अगर नहीं लिखे तो क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। इट रिड्यूसेस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि हमने सारा प्रोग्राम एक साथ लिखना शुरू किया है, उसके अंदर में कहीं कोई सेगमेंटेशन नहीं है, तो क्या होगा? वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को डिक्रीज करता है, उसको इन्हांस नहीं करता, उसे समझने में दिक्कत आती है। दूसरी बात है, समटाइम्स अ पर्टिकुलर सब टास्क इज रिक्वायर्ड मोर देन वन प्लेस इन द प्रोग्राम। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो एक से ज्यादा बार एक ही प्रोग्राम के अंदर में इस्तेमाल में आना होता है। जैसे अगर हमारे पास एक प्रोग्राम हो जहां लिखना है s = 1 by factorial 1 plus 2 by factorial 2 plus 3 by factorial 3 plus and so on n by factorial n। अगर हम गौर से देखें तो इस प्रोग्राम को बनाने में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फैक्टोरियल निकालने की। किसकी जरूरत है? फैक्टोरियल निकालने की। और ये फैक्टोरियल हमें 1 के लिए चाहिए, ये फैक्टोरियल हमें 2 के लिए चाहिए, ये फैक्टोरियल हमें 3 के लिए चाहिए, एंड सो ऑन n के लिए चाहिए। n जितना बड़ा होगा उतनी बार हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सपोज इस प्रोग्राम में n का वैल्यू 10 है तो यहाँ हमें फैक्टोरियल कितनी बार निकालना पड़ेगा? 10 टाइम्स। 1 से लेकर 10 तक के लिए हर एक वैल्यू के लिए फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो क्या प्रोग्राम लिखते समय इन 10 वैल्यूज के लिए अलग अलग फैक्टोरियल के कोड लिखने चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कोड का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट वी डू इज दैट वी अगेन टाइप द कोड और कॉपी पेस्ट। क्या हमें कोड को दोबारा लिखना चाहिए या फिर उसे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए? इफ इट इज डन, अगर ऐसा किया जाएगा, इट इंक्रीजेस आवर टाइपिंग एफर्ट, दस रिक्वायर्स मोर टाइम। अगर हम ऐसा करते हैं, बारंबार एक ही कोड को लिखते हैं, तो इसमें हमारा टाइपिंग एफर्ट ज्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, टाइपिंग एफर्ट ज्यादा लगेगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा, मैन पावर ज्यादा इस्तेमाल में आएगा, तो फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा। दूसरी बात कहता है, अनदर प्रॉब्लम इज दैट इट वेस्ट्स आवर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी रिसोर्सेज। कंप्यूटर्स के अंदर में अगर किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना है तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में प्लेस करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। अगर कोई भी प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में नहीं है तो उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब कभी भी हम लोग कोड लिखते हैं तो उस कोड को सबसे पहले हमें डिस्क में स्टोर करना पड़ता है एक नाम के साथ। पाइथन में अगर हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो .py एक्सटेंशन के साथ उसे हमें स्टोर करना पड़ता है डिस्क के अंदर में। तो जितने लाइंस ऑफ कोड्स बढ़ेंगे, अगर सपोज फैक्टोरियल का कोड लिखने के लिए अगर 1 का फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं तो ये 5 लाइन में जा रहा है, तो इस तरीके से 10 बार लिखना पड़ेगा, तो 10 × 5 यानी 50 लाइन्स ऑफ कोड्स हो जाएगा। जबकि हमारा सिर्फ 5 लाइन के कोड से काम चल सकता था, और 10 बार अगर हम उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते तो 10 लाइन कॉलिंग के लिए और
5 लाइन इसके कोडिंग के लिए, तो कुल 15 लाइन में जहां काम होना था वहां हमें 50 लाइन लिखने पड़ेंगे। इन 50 लाइन को मेमोरी में भी स्पेस देना पड़ेगा, यानी प्राइमरी मेमोरी में भी और सेकेंडरी मेमोरी में भी। जैसा कि हम सबको पता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो काफी कॉस्टली मेमोरी है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है उसको इन्हांस कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर हम इन छोटे छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा और जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। अगर इनको कम करके रखना है तो हमें कोड को पार्टीशन करना पड़ेगा, कोड को फंक्शन के तौर पर यूज करके तब इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तीसरी बात है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द कोड वी नीड टू गो थ्रू द एंटायर कोड फॉर फाइंडिंग फॉल्ट एंड रिमूविंग इट। क्या कहा? अगर हमने प्रोग्राम को पार्टीशन नहीं किया तो उसका डिसएडवांटेज एक ये होगा कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर में कोई फॉल्ट है, सपोज थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के कोड हमारे पास हैं और उनके अंदर में कोई 1-2 फॉल्ट हमको मिलता है, तो इस 1-2 फॉल्ट को रिमूव करने के लिए भी हमें 1000 लाइंस ऑफ कोड्स को एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा। तब जाकर ही कहीं हम इस बात की तस्दीक कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसका मतलब है कि फॉल्ट को फाइंड करने में टाइम ज्यादा लगेगा और फिर उसे ठीक करने में भी समय ज्यादा लगेगा। इट मीन्स डिबगिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑल दीज प्रॉब्लम्स रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कॉस्ट। हमने पहले भी कहा कि अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हो तो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। तो व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या है? इट्स सॉल्यूशन इज राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस। अगर हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम को फंक्शन के इस्तेमाल के जरिए लिखना पड़ेगा। अब आती है बात, ठीक है प्रोग्राम को फंक्शन के जरिए इंप्लीमेंट करना चाहिए, पर सबसे पहले जरूरी यह है कि फंक्शन है क्या, हम उसे समझने की कोशिश करें। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन is named set of code that do some specific task. ये सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करता है और ये रिलेटेड टास्क को एग्जीक्यूट करता है। It is treated as a sub program that often receives some parameters and returns values. जैसे अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल की, तो इसे पैरामीटर्स के तौर पर जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट विल बी द पैरामीटर्स। और ये फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होगा, तो ये वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि हर एक जो प्रोग्राम आपका लिखा जाएगा, हर एक जो फंक्शन लिखा जाएगा, उस फंक्शन को पैरामीटर्स चाहिए ही होंगे और वो कुछ वैल्यू रिटर्न करे ही। ऐसी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन है क्या। एक्चुअली फंक्शन जो है वो मैथ से भी रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम एक मैथ्स के प्रॉब्लम को देखें, अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस विथ एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मैथ्स में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 2x to the power 2। क्या लिखा है? 2x to the power 2। अगर इस एक्सप्रेशन को x का वैल्यू 1 प्रोवाइड किया जाए तो 2 into 1 to the power 2 is equals to क्या होगा? 1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अगर इसे वैल्यू प्रोवाइड किया गया, x का वैल्यू 2 प्रोवाइड किया गया, तो ये 2 into 2 to the power 2 is equals to 2 into 4 means 8। जबकि अगर इसे x का वैल्यू 3 प्रोवाइड किया जाए, 3 प्रोवाइड करने पर ये क्या रिजल्ट देगा? 2 into 3 to the power 2 means 2 into 9 is equals to 18. So from these three equations we can define a function fx is equals to 2x square. यहाँ पे गौर से देखने वाली बात ये है कि ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में f क्या है? फंक्शन का नाम है। x क्या है? x पैरामीटर है और 2x स्क्वायर क्या है? ये फंक्शनैलिटी है। मतलब ये फंक्शन क्या काम करेगा वो दिया गया है। सो यहाँ लिखा है
where f is the name of the function. The second one, x is the parameter of the function, and 2x square is the functionality of the function. And what it returns? It returns 2, 8, 18 depending on the value of x. If it is 1, it returns 2. If it is 2, it returns 8. If it is 3, it returns 18. It means this is the result which is being returned by this function. So, what are the important points related to a function? एक फंक्शन के अंदर में क्या होना चाहिए? तो ये गौर करने वाली बात है कि एक फंक्शन के अंदर में अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. Thus, a function must have, पहला A, the function must have a name. Okay. Second, B, it may have a parameter. It may have a parameter. Parameter क्या है? Value to be provided. Value to be provided to the function. Provided to the function. This is called parameter. The third thing क्या है इसके अंदर में? It must have a functionality. It must have a functionality. Functionality. What does it mean? It means it must do some specific task. It must do some specific task. And the fourth one is that it may return some value. It may return some value. So these are the 4 important points that must be noted while you are writing a function. Now, I am giving a definition. I am giving a definition in Python that how a function can be written. अगर मैं पाइथन के अंदर में कोई फंक्शन लिखना चाहता हूं तो उसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड है डेफ, जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है. डेफ बताता है कि ये फंक्शन आपका शुरू हो रहा है. इसके साथ यहाँ पे लिखा है कैल्क समथिंग. दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन. कैल्क समथिंग, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन. हियर एक्स, हियर इट इज एक्स. एक्स इज parameter. This is colon symbol that represents that this is a starting of the block. Now, after 4 character indentation, 1, 2, 3 and 1 space 4, here I am writing y is equals to 2 into x to the power 2, and then return y. So this is the structure of the user defined function in Python. Def. This is what? This is keyword. This is keyword. It tells that function definition starts here. Calc sum, name of the function. Name of the function, and it is user defined. It must obey variable naming rules of Python. So Python के अंदर में वेरिएबल के नेमिंग का एक रूल है, जिस रूल को इसे निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए. ये एक यूजर डिफाइंड नेम है.
ये हम और आप तय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम कैल्क समथिंग रखा है, आप डू समथिंग भी लिख सकते हैं इसका नाम। ये यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर फॉर पावर कैलकुलेशन, and this is also a keyword. रिटर्न क्या है? This is also a keyword. This part is the actual logic of the function. This is actual logic of the function. और ये क्या बताता है? It tells what to do and how to do. क्या करना है और कैसे करना है। तो ये चीजें जो हैं वो कौन बताता है? ये फंक्शन का बॉडी बताता है। सो ऑल दीज अबाउट द फंक्शन। ओके, थैंक यू। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।